बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। और मैंने आपको बता दिया था बच्चों, प्राणियों में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इनमें से उपकला को हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है और पिछली क्लास में हम संयोजी ऊतक को कंटिन्यू पढ़ रहे थे। बच्चों मैंने बता दिया था आपको, संयोजी ऊतक ऐसा ऊतक है जो हमारे शरीर में विभिन्न अंगों, विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है और उनको सहारा, सपोर्ट प्रदान करता है। संयोजी ऊतक का निर्माण 3 प्रकार के घटकों से होता है, जिनके नाम है कोशिकाएं, तंतु और आधात्री। इन घटकों की व्यवस्था के आधार पर, मैट्रिक्स के आधार पर हमने संयोजी ऊतक को 3 भागों में बांट दिया था। पहला प्रकार ढीला संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा प्रकार सघन संयोजी ऊतक और तीसरा प्रकार विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक भी बच्चों 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? ढीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। इतना मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। इसके साथ ही हमने पढ़ लिया था ढीला संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? ये ऐसा संयोजी ऊतक है जिसकी आधात्री अर्ध तरल होती है, सेमी लिक्विड, और आधात्री ढीले रूप से व्यवस्थित रहती है, लूजली अरेंज रहती है। ये फिर 2 प्रकार का मैंने आपको बताया था बच्चों पिछली क्लास में ढीला संयोजी ऊतक। इसका एक प्रकार तो मैंने आपको बताया था अंतराली संयोजी ऊतक। अंतराली संयोजी ऊतक। और इसका दूसरा प्रकार होता है बच्चों वसीय संयोजी ऊतक। वसीय संयोजी ऊतक। तो ऐसे बच्चों ये जो ढीला संयोजी ऊतक होता है, ये 2 प्रकार का होता है। संयोजी ऊतक की आधात्री की प्रकृति पर, कि आधात्री कैसी है, ढीली है, सघन है, कठोर है, कैसी है, इस आधार पर हमने इसके 2 प्रकार बनाए थे। तो पिछली क्लास में बच्चों मैंने अंतराली आपको विस्तृत रूप से पढ़ा दिया था। अंतराली संयोजी ऊतक जिसमें कोलेजन तंतुओं की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि उसमें अंतराल गैप बन जाते हैं और उन अंतरालों में ऊतक के अन्य घटक व्यवस्थित रहते हैं। ये ऊतक हमारी त्वचा में पाया जाता है, त्वचा के नीचे पतली परत के रूप में पाया जाता है बच्चों। तो ऐसा हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब हम बात करते हैं वसीय संयोजी ऊतक की, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है बच्चों वसीय संयोजी ऊतक। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारा टॉपिक है बच्चों आज का, वसीय संयोजी ऊतक, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है वसीय संयोजी ऊतक? तो बच्चों सबसे पहली बात कि ये जो है ये अंतराली का ही रूपांतरण है, इसी का एक प्रकार है। तो वसीय संयोजी ऊतक बच्चों अंतराली संयोजी ऊतक का रूपांतरण होता है। जो अंतराली संयोजी ऊतक अभी हमने पढ़ा ऊपर, उसी का मॉडिफिकेशन है, उसी का ये रूपांतरण है। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है बच्चों कि इसमें वसा कोशिकाएं, एडिपोज सेल बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसका जो मुख्य कार्य है, रूपांतरण का आधार क्या है, वो है बच्चों इसमें वसा कोशिकाएं, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं हैं जिनको हमने पढ़ा पिछली क्लास में। इसमें वसा कोशिकाएं बहुतायत में पाई जाती हैं। हमने बात करी थी कि संयोजी ऊतक में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट कोशिकाएं, प्लाज्मा सेल्स, ऐसी बहुत सारी सेल्स पड़ी हैं। तो इसमें तो बच्चों सभी सेल्स पाई जाती हैं। मुख्य मैंने आपको कल बताया था फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफेज ज़्यादा होती हैं। वसीय संयोजी ऊतक में अंतराली का ही रूपांतरण है, तो होता अंतराली जैसा ही है, बट इसमें जो वसा कोशिकाएं हैं, एडिपोज सेल्स, ये बहुतायत में पाई जाती हैं। इसलिए बच्चों इसका नाम पड़ा है वसीय संयोजी ऊतक, क्योंकि वसा कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में होती हैं। अब काम क्या करता है बच्चों ये ऊतक? हम जानते हैं वसा कोशिकाओं का काम है वसा का संग्रहण करना। तो इस ऊतक का प्रमुख कार्य है
वसा का संग्रहण करना, ये इस ऊतक का मुख्य कार्य है। क्लियर है बच्चों? तो हम बात कर रहे हैं ढीले संयोजी ऊतक का दूसरा प्रकार वसीय संयोजी ऊतक, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा संयोजी ऊतक जिसमें वसा कोशिकाएं ज़्यादा हैं और काम क्या हो गया? वसा का संग्रहण करना। अब आपको याद हो बच्चों, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वसा कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो जो एडिपोज सेल होती हैं वो बच्चों दो प्रकार की। कौन कौन सी दो प्रकार की सेल है? एक तो आपको बताई होगी मैंने मोनोलोक्यूलर, और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको? मल्टीलोक्यूलर। वसा कोशिकाएं बच्चों मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी पिछली क्लास में, जब हमने संयोजी ऊतक के घटक पढ़े तब की मैं बात कर रहा हूं। तो कौन कौन सी बताई थी? एक तो बताई थी मोनोलोक्यूलर और दूसरी मल्टीलोक्यूलर। तो कौन सी वसा कोशिकाएं ज्यादा होंगी इसमें, मोनोलोक्यूलर या मल्टीलोक्यूलर? इस आधार पर यह संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है। क्लियर है बच्चों? तो वसीय संयोजी ऊतक में कौन से प्रकार की वसा ज्यादा मात्रा में है, इस आधार पर वसीय संयोजी ऊतक के दो एग्जाम्पल हैं। तो यहां बात करते हैं बच्चों हम वसा कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर वसा दो प्रकार की होती है। वसा कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर वसा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार है बच्चों? एक तो है वाइट फैट, सफेद वसा, और दूसरी होती है बच्चों ब्राउन फैट, भूरी वसा। जो मैंने नाम लिखे हैं व्हाइट फैट और ब्राउन फैट, ये वास्तव में क्या है? ये हमारे शरीर की संचित वसा है। संचित वसा कौन से ऊतक में संचित होती है? वसीय संयोजी ऊतक में। तो ये हम कह सकते हैं वसीय संयोजी ऊतक है बच्चों। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें व्हाइट फैट क्या होती है। व्हाइट फैट, श्वेत वसा। क्या होती है बच्चों व्हाइट फैट? श्वेत वसा क्या होती है? तो सिंपल है बच्चों, ये बनी होती है इस प्रकार की कोशिका से, मोनोलोक्यूलर से। श्वेत वसा ऐसी वसा है जो मोनोलोक्यूलर एडिपोज सेल से बनी होती है। विशेषता क्या होती है बच्चों इसकी? ये मोनोलोक्यूलर एडिपोज सेल से निर्मित होती है। क्लियर है बच्चों? ये श्वेत वसा जो है मोनोलोक्यूलर एडिपोज सेल से बनी होती है। अब मोनोलोक्यूलर एडिपोज सेल कैसे बताई थी कल मैंने आपको याद हो तो? मोनोलोक्यूलर सेल बच्चों हमने ऐसे बनाई थी कि जैसे ये कोई वसा कोशिका है और इस वसा कोशिका के अंदर एक बड़ी वसा गोलिका के रूप में वसा संचित है। इस वसा कोशिका में एक बड़ी वसा गोलिका के रूप में वसा भरी हुई है। इस कारण इसका केंद्रक परिधि की तरफ चला जाता है और कोशिका द्रव्य भी इस प्रकार से परिधि की तरफ पतली परत के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। तो ऐसी वसा कोशिका का नाम है मोनोलोक्यूलर, जिसमें वसा एक बड़ी बूंद के रूप में केंद्र में रखी हुई है। तो ऐसी कोशिकाओं से निर्मित वसीय संयोजी ऊतक का नाम है श्वेत वसा। हमने बात कर ली थी बच्चों पिछली क्लास में कि इस प्रकार की कोशिका में साइटोप्लाज्म की मात्रा
और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, मात्रा कम होती है, साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है। और दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग जो भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाता है, तो उसकी संख्या भी कम होती है। तो व्हाइट फैट के अंदर जो मोनोलोकुलर एडिपोज सेल होती हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। इसलिए बच्चों ये ऑक्सीकृत होकर तुलनात्मक कम ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। जो व्हाइट फैट है बच्चों हमारे शरीर में जहां जहां पाई जाती है, तो जब भी ये ऑक्सीकृत होती है ऊर्जा के लिए तो तुलनात्मक कम ऊर्जा का प्रोडक्शन ये करती है। ऐसी होती है व्हाइट फैट। इस व्हाइट फैट का एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो वो डायग्राम भी आप तैयार कर लेंगे बच्चों इस प्रकार से। सबसे पहले पेरिफेरी बना रखी है, इस प्रकार से एक पेरिफेरी बुक में बना रखी है जो व्हाइट फैट का एक छोटा सा टुकड़ा प्रदर्शित करती है। और इसमें बहुत सारी मोनोलोकुलर एडिपोज सेल हैं। इस प्रकार से कोशिका झिल्लियां बना रखी हैं बच्चों। जैसे एक कोशिका झिल्ली मैंने यहां ड्रॉ कर दी है, एक कोशिका झिल्ली बच्चों मैंने यहां ड्रॉ कर दी है। ये कोशिका झिल्लियां एक दूसरे से संपर्क में है बच्चों। ये भी कोशिका झिल्ली है, ये भी कोशिका झिल्ली है। जो एडिपोज सेल्स होती हैं वसीय संयोजी ऊतक की कोशिकाएं, उनकी झिल्लियां ड्रॉ की हैं बच्चों मैंने। ये मैंने बहुत सारी कोशिकाएं बना दी एडिपोज सेल, और इन कोशिकाओं के केंद्र भाग में एक एक बड़ी वसा गोलिका है। ये संचित वसा है बच्चों। ये सब संचित वसा है। और संचित वसा बच्चों इस प्रकार से एक बड़ी बूंद के रूप में केंद्र भाग में पाई जाएगी। तो इस पे केंद्रक और कोशिका द्रव्य परिधि की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। जैसे ये इसका केंद्रक है, ये इसका केंद्रक मान लिया हमने, ये इसका केंद्रक मान लिया, ये इन कोशिकाओं के केंद्रक हैं बच्चों। और ये परिधि की तरफ एक पतली परत के रूप में इनका कोशिका द्रव्य है। तो ऐसा जो ऊतक है, इस ऊतक का नाम वैसे तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वसीय संयोजी ऊतक है। लेकिन कौन सी वसा का एग्जाम्पल है? ये है श्वेत वसा, व्हाइट फैट का। श्वेत वसा ऐसी वसा है जो किस प्रकार की एडिपोज सेल से बनी होती है? मोनोलोकुलर एडिपोज सेल से बनी होती है। ऐसी होती है मोनोलोकुलर एडिपोज सेल। ऐसी बहुत सारी सेल्स मिलकर श्वेत वसा बनाते हैं। तो डायग्राम को हम लेबल कर दें बच्चों। ये जो ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया गया है ये तो है संचित वसा, और ये जो झिल्लियां हमने बनाई है ये है कोशिका की, वसा कोशिका की कोशिका झिल्ली, और ये है प्रत्येक एडिपोसाइट कोशिका का केंद्रक। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये है बच्चों व्हाइट फैट का, श्वेत वसा जो मोनोलोकुलर एडिपोज सेल से बनी होती है। ये है बच्चों मोनोलोकुलर एडिपोज सेल्स। क्लियर है? मोनोलोकुलर एडिपोज सेल।
उम्मीद करता हूं आपको चित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि ये ऊतक कहाँ पाया जाता है, वसीय संयोजी ऊतक कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में। तो हम पढ़ेंगे बच्चों इसके एग्जाम्पल्स, वाइट फैट के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ वाइट फैट, श्वेत वसा के उदाहरण। श्वेत वसा का जो पहला एग्जाम्पल है बच्चों वो है पेनिकुलस एडिपोसस। श्वेत वसा का पहला एग्जाम्पल है बच्चों पेनिकुलस एडिपोसस। क्या होता है? ये श्वेत वसा से बना एक पतला स्तर है जो त्वचा के नीचे स्थित रहता है। वाइट फैट से बना एक पतला स्तर है जो हमारी त्वचा के नीचे स्थित रहता है। तो क्या होता है बच्चों पेनिकुलस एडिपोसस? ये है वाइट फैट से निर्मित पतला स्तर जो कि त्वचा के नीचे स्थित रहता है। वाइट फैट श्वेत वसा से निर्मित पतला स्तर जो कहाँ रहता है? त्वचा के नीचे। ये है पेनिकुलस एडिपोसस। और मनुष्य में बच्चों इसका नाम है हाइपोडर्मिस। इस पेनिकुलस एडिपोसस को मनुष्य में हम नाम देते हैं हाइपोडर्मिस। मनुष्य के लिए इसका नाम क्या होता है बच्चों? हाइपोडर्मिस। तो ये जो पेनिकुलस एडिपोसस है ये श्वेत वसा से बना होता है जो कि वसीय संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। इसका दूसरा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है ब्लबर। ब्लबर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्लबर क्या है? ये वसीय संयोजी ऊतक या कह सकते हैं वाइट फैट। वसीय संयोजी ऊतक का भी कौन सा प्रकार है? वाइट फैट। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है वाइट फैट, तो डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं वसीय संयोजी ऊतक। तो बच्चों ये वसीय संयोजी ऊतक वाइट फैट का मोटा स्तर है जो कुछ जंतुओं की त्वचा के नीचे पाया जाता है। ये तो सब जंतुओं में पाया जाता है और ये कुछ जंतुओं में ही पाया जाता है। तो क्या होता है ब्लबर? वसीय संयोजी ऊतक वाइट फैट से बना अत्यधिक मोटा स्तर से बना अत्यधिक मोटा स्तर जो कुछ जंतुओं की त्वचा के नीचे स्थित रहता है। कुछ जंतुओं की त्वचा के नीचे स्थित रहता है। जैसे वो कुछ जंतु कौन कौन से हैं? हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे व्हेल है, सील है, एलिफेंट है। व्हेल, सील, एलिफेंट ये कुछ स्तनधारी हैं और इन स्तनधारियों की त्वचा के नीचे वसीय संयोजी ऊतक से बनी एक बहुत मोटी परत होती है जिसका नाम है ब्लबर। तो ब्लबर पर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लबर किन जंतुओं में है? व्हेल, सील, एलिफेंट जैसे जंतुओं में है।
ब्लबर क्या होता है? वसीय संयोजी ऊतक से निर्मित मोटी परत है वसा की, जो वास्तव में व्हाइट फैट से बनी होती है। तो ये है बच्चों दो एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य एग्जाम्पल और हम ध्यान रख सकते हैं। हालांकि बच्चों एनसीईआरटी में तो नहीं है ये चीज़ें, पर फिर भी आपको याद रखना है कि कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हैं। जैसे अन्य एग्जाम्पल में मैरिनो भेड़ की पूंछ, मैरिनो भेड़ की प्रजाति है बच्चों, मैरिनो भेड़ की पूंछ, ये भी वसीय संयोजी ऊतक से बनी होती है। इसके साथ ही बच्चों ऊंट का कुबड़, ऊंट का कुबड़, ये भी श्वेत वसा से बना होता है, मतलब वसीय संयोजी ऊतक से। और एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, येलो बोन मेरो, पीला अस्थि मज्जा, जो लंबी अस्थियों के मध्य भाग में भरा रहता है, तो वो भी वसीय संयोजी ऊतक है। क्लियर है बच्चों? तो हम बात कर रहे हैं संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतक में लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीले संयोजी ऊतक का दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, वसीय संयोजी ऊतक, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा ऊतक जिसमें वसा कोशिकाएं ज्यादा मात्रा में है, तो इसका काम वसा का संचय करना होगा। अब कौन सी वसा कोशिका ज्यादा है? इस आधार पर वसा दो प्रकार की है, व्हाइट फैट, ब्राउन फैट। अगर मोनोलोक्युलर वसा ज्यादा है तो व्हाइट फैट हो जाएगा। ये उसकी थ्योरी, ये उसका चित्र है, और ये एग्जाम्पल है व्हाइट फैट के, पेनिकुलस एडिपोसस, ब्लबर, मैरिनो भेड़ की पूंछ, ऊंट का कुबड़। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों दूसरी वसा, ब्राउन फैट। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों ब्राउन फैट। भूरी वसा, ब्राउन फैट, भूरी वसा। बच्चों इसमें मल्टीलोकुलर एडिपोज सेल होती हैं। तो बच्चों इस प्रकार की वसा बनी होती है। यह मल्टीलोक्यूलर एडिपोज सेल से निर्मित होती है, मल्टीलोकुलर एडिपोज सेल से निर्मित होती है। क्या है बच्चों मल्टीलोकुलर एडिपोज सेल? इस प्रकार की होती है, जैसे ये वसा कोशिका है, उसकी झिल्ली, और छोटी छोटी वसा बूंदों के रूप में यहाँ पर वसा संचित रहती है। इस प्रकार से छोटी छोटी वसा बूंदों के रूप में वसा संचित है, और बीच में कहीं पर इसका केंद्रक है, और साथ में कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो ये जो मैंने सेल ड्रॉ कर दी है बच्चों, ये है मल्टीलोक्यूलर एडिपोज सेल, ये है संचित वसा। अगर इस प्रकार की वसा कोशिकाएं ज्यादा मात्रा में हैं संयोजी ऊतक में, तो ऐसी वसा कहलाती है भूरी वसा। बच्चों भूरी वसा में साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है। ऐसी वसा में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या
अधिक होती है, इसलिए भोजन के ऑक्सीकरण से यह ऊर्जा भी तुलनात्मक अधिक मुक्त करती है। इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा, तो भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा भी ज़्यादा ही बनाती है बच्चों भूरी वसा। इस प्रकार की वसा होती है ब्राउन फैट भूरी वसा। पाई कहाँ जाती है बच्चों? एग्जाम्पल, इस प्रकार की वसा कहाँ पाई जाती है? तो इसका एक एग्जाम्पल तो है बच्चों, ये नवजात शिशुओं की त्वचा के नीचे स्थित रहती है। इस प्रकार की जो वसा है वो नवजात शिशुओं की त्वचा के नीचे स्थित रहती है। दूसरा एग्जाम्पल, ये शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करने वाले जंतुओं में भी पाई जाती है। शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन प्रदर्शित करने वाले जंतुओं में उपस्थित रहती है। शीत निष्क्रियता क्या है बच्चों? वे जंतु जो अपना बॉडी टेम्परेचर वातावरण के अनुसार नहीं बदल पाते हैं, तो सर्दियों में उनकी त्वचा, उनका शरीर का तापमान ठंडा होने लगता है, तो वह अत्यधिक ठंड से बचने के लिए अपने आप को गर्म स्थानों पर ले जाते हैं, भूमिगत भागों में चले जाते हैं, और जब तक सर्दियां रहेंगी 2-3 महीने तक, तब तक वह निष्क्रिय रूप से पड़े रहेंगे। तो ऐसे जंतु जो सर्दी में निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं उनको बोलते हैं शीत निष्क्रियता वाले जंतु, और उन जंतुओं में भूरी वसा ज़्यादा होती है ताकि उन निष्क्रियता के दिनों में वह उसको ऊर्जा दे सके अपने कार्यों के लिए। तो ये है बच्चों ब्राउन फैट। और इसके साथ ही बच्चों हमारा दूसरा प्रकार ढीला संयोजी ऊतक का खत्म हो जाता है, वसीय संयोजी ऊतक। क्लियर है बच्चों? हम बात कर रहे हैं संयोजी ऊतक के प्रकार। 3 प्रकार का बताया मैंने आपको, एक ढीला संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक, तीसरा विशिष्टीकृत। तो ढीला संयोजी ऊतक और उसके दोनों प्रकार विथ एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम दूसरा संयोजी ऊतक आज स्टार्ट करते हैं, वो है सघन संयोजी ऊतक। तो बच्चों संयोजी ऊतक का जो दूसरा प्रकार है उसकी हम चर्चा करते हैं इस क्लास में। हमने संयोजी ऊतक में आधात्री मैट्रिक्स कैसी होती है, उस मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर संयोजी ऊतक को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें से पहला भाग अपन ने पूरा पढ़ लिया है, ढीला संयोजी ऊतक। और दूसरा हम शुरू करते हैं बच्चों सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सघन संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है सघन संयोजी ऊतक और हमारे शरीर में कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की कि सघन संयोजी ऊतक क्या होता है। ये ऐसा संयोजी ऊतक है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, जिनको हिंदी में तंतुकोरक कोशिकाएं बोलते हैं, और साथ में तंतु सघनता से व्यवस्थित रहते हैं। ऐसा संयोजी ऊतक जिसमें तंतु एवं तंतुकोरक
तंतुकोरक किसको बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं को। ऐसा ऊतक जिसमें तंतु एवं तंतु कोरक फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं सघनता से व्यवस्थित रहती हैं। सघनता या कह सकते हैं दृढ़ता पूर्वक व्यवस्थित रहती हैं, तो ऐसे ऊतक को हम बोलते हैं सघन संयोजी ऊतक। मुख्य घटक संयोजी ऊतक के तंतु फाइबर्स और तंतु कोरक फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं ये कैसे व्यवस्थित हैं? सघनता से, या फिर कह सकते हैं दृढ़ता पूर्वक व्यवस्थित है। तो ऐसे ऊतक को हम नाम देते हैं बच्चों सघन संयोजी ऊतक। दूसरी विशेषता बच्चों इसकी, इसमें तंतु ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इसको तंतुमय संयोजी ऊतक भी बोलेंगे। सघन संयोजी ऊतक में जो तंतु होते हैं, कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु, ये ज्यादा मात्रा में होते हैं। तंतु अत्यधिक मात्रा में उपस्थित। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आधात्री ज्यादा थी, इसमें तंतु ज्यादा है, तो तंतु अत्यधिक मात्रा में उपस्थित, इस कारण इसे तंतुमय संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम है बच्चों। सघन संयोजी ऊतक में पहली बात तो तंतु और तंतुकोरक कोशिकाएं सघनता के साथ व्यवस्थित हैं। दूसरी बात, इसमें तंतुओं की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसको एक कॉमन नाम दिया गया है, वो है तंतुमय संयोजी ऊतक, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अब देखो इसमें जो तंतु हैं वो किस प्रकार से विन्यासित हैं, व्यवस्था क्या है। तो तंतुओं के अभिविन्यास के आधार पर ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। तो अगला पॉइंट बच्चों ये क्या है कि तंतुओं के अभिविन्यास, तंतुओं के अभिविन्यास के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। क्या नाम है उन दो प्रकारों के? एक तो है बच्चों नियमित, रेगुलर, और दूसरा है अनियमित, इर्रेगुलर। ये होता है सघन संयोजी ऊतक। क्लियर है बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि संयोजी ऊतक को हमने किस आधार पर दो भागों में बांट दिया है। कौन से को? सघन को। संयोजी ऊतक तो वैसे तीन प्रकार का है, तो हम सघन संयोजी ऊतक की बात कर रहे हैं जिसमें तंतु और तंतुकोरक कोशिकाएं सघनता या दृढ़ता से व्यवस्थित हैं। तंतु अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है, इस कारण इसको तंतुमय संयोजी ऊतक भी कहेंगे। इन तंतुओं का अभिविन्यास कैसा है ऊतक में, इस आधार पर यह ऊतक दो प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित, रेगुलर और इर्रेगुलर। वन बाय वन पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं हम सघन नियमित संयोजी ऊतक। पहला हम पढ़ेंगे बच्चों सघन नियमित संयोजी ऊतक। सघन नियमित संयोजी ऊतक इंग्लिश में हम कह सकते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, शॉर्ट में सीटी लिख सकते हैं बच्चों कनेक्टिव टिश्यू को, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है बच्चों? बच्चों ये ऐसा ऊतक है जिसमें कोलेजन तंतु समानांतर बंडल्स के रूप में है और उन कोलेजन तंतुओं के समानांतर बंडल्स के बीच में
तंतु कोरक कोशिकाएं पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित हैं। व्यवस्था क्या है इस ऊतक में तंतुओं की? तंतुओं की व्यवस्था कैसी है बच्चों? कि कोलेजन तंतु कोलेजन तंतुओं के समूह समानांतर पंक्ति के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और कोलेजन तंतुओं के समानांतर बंडल के बीच में कोलेजन तंतुओं के समांतर बंडल्स के रूप के बीच में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की समानांतर पंक्ति पाई जाती है। मैंने जो लिखा है उसको एक बार चित्र से समझ लेंगे आप लोग। सिंपल डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं इसका, कैसे होगा देखो। जैसे ये कोई संयोजी ऊतक है, सघन नियमित की बात कर रहे हैं हम। ये मैंने एक छोटा सा भाग बना लिया, टुकड़ा बना लिया सघन नियमित का। क्लियर है? अब यहां पर है कोलेजन तंतुओं की समानांतर पंक्ति। जैसे ये कोलेजन तंतु, आप जानते हैं कोलेजन तंतु हमेशा बंडल्स के रूप में है। ये कोलेजन तंतुओं के बंडल्स की समानांतर पंक्ति होगी। आप जानते हैं कोलेजन तंतु अशाखित होते हैं, ब्रांचड होते हैं। तो इस प्रकार से कोलेजन तंतुओं के बंडल्स ऊतक में समानांतर पंक्ति के रूप में पाए जाते हैं। ये तो हो गए कोलेजन तंतुओं के बंडल। और इन बंडल्स के बीच में फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं की पंक्तियां पाई जाएंगी। ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं। इस प्रकार से मैं शॉर्ट में बना देता हूं जल्दी बनाने के लिए बच्चों। इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं अपन फाइब्रोब्लास्ट को। होती तो अलग साइज की हैं, ये अलग शेप की हैं, पर शॉर्ट में ड्रॉ करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। ऐसे। और इन दोनों के बीच में बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर होगी आधात्री। हालांकि लूज कनेक्टिव टिश्यू की तुलना में आधात्री कम होती है, पर फिर भी तंतु और कोशिकाओं की पैकिंग के लिए आधात्री का होना जरूरी है। तो आधात्री होती जरूर है यहाँ पर। तो ये तो होगी बच्चों फाइब्रोब्लास्ट की पंक्ति, फाइब्रोब्लास्ट की पंक्ति। और ये हो गया बच्चों कोलेजन फाइबर। तो चित्र से सिंपल समझ में आ गया होगा कि कोलेजन तंतुओं की समानांतर पंक्ति होती हैं। ये कोलेजन तंतु की एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, और इन दो पंक्तियों के बीच में फाइब्रोब्लास्ट की एक पंक्ति समानांतर के रूप में। तो ऐसी व्यवस्था वाले ऊतक का नाम है सघन नियमित संयोजी ऊतक। क्लियर है? तो ये है बच्चों सघन संयोजी ऊतक का पहला प्रकार, सघन नियमित। अब ये पाया कहाँ जाता है बच्चों? इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सघन नियमित के दो एग्जाम्पल हैं। एक तो है कंडरा, टेंडन। हमने बात कर ली थी पहले ही। कंडरा क्या होता है? ये ऐसा संयोजी ऊतक है जो बच्चों पेशियों को अस्थियों से
जोड़ता है। टेंडन या कंडरा ऐसा संयोजी ऊतक है जो किसको किससे जोड़ता है बच्चों? पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका स्नायु, लिगामेंट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? स्नायु, लिगामेंट। और लिगामेंट का काम क्या है बच्चों? ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाले ऊतक को अपन बोलते हैं स्नायु, लिगामेंट। दोनों ही ऐसे ऊतक हैं जिनमें तंतु ज्यादा हैं, इसलिए दोनों को अपन कह सकते हैं तंतुमय संयोजी ऊतक, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दोनों को बोल सकते हैं हम लोग तंतुमय संयोजी ऊतक, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कोलेजन फाइबर ज्यादा है, इसको व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। इसमें पीले तंतु ज्यादा है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। तो कंडरा वास्तव में, वैसे तो बच्चों कंडरा किससे बना है? सघन नियमित से बना है, और लिगामेंट भी सघन नियमित से बना है, पर कंडरा में कोलेजन तंतु ज्यादा होते हैं। इस कारण से कंडरा के ऊतक का नाम क्या कह सकते हैं हम लोग? श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक। वैसे तो सघन नियमित है एनसीईआरटी के हिसाब से, पर हम श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं कंडरा को। और लिगामेंट, स्नायु को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बच्चों पीत तंतुमय संयोजी ऊतक, क्योंकि इसमें इलास्टिन तंतु ज़्यादा है। कोलेजन भी होते हैं बट इलास्टिन ज़्यादा होते हैं। तो ये बच्चों हो गया कंडरा और टेंडन। और लास्ट में एक लाइन जो आपको एनसीईआरटी में दी गई है वो याद रखनी है कि कंडरा के अंदर कौन से तंतु ज़्यादा हैं? कोलेजन तंतु। ये कोलेजन तंतु क्या करते हैं बच्चों? कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करते हैं, इनको टूटने से बचाते हैं, साथ में लचीलापन भी प्रदान करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है बच्चों हमारे संयोजी ऊतक में। दूसरा प्रकार सघन संयोजी ऊतक, जिसमें कोशिकाएं और तंतु सघनता से व्यवस्थित है। दो प्रकार का है, सघन नियमित और सघन अनियमित। तो पहला मैंने बता दिया सघन नियमित, जो इन दो संरचनाओं में पाया जाता है बहुतायत में। अगली क्लास में हम सघन अनियमित संयोजी ऊतक को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।